हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो 10th क्लास के बच्चे हैं काफ़ी घबराए हुए रहते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप चैप्टर है। न्यूमेरिकल टाइप चैप्टर का मतलब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि आपको इसमें करंट की वैल्यू निकालने पड़ेंगे, इसमें चार्ज निकालने पड़ेंगे। तो जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं ज़्यादा बच्चे उससे घबराते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। शॉर्ट टाइम में इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं ये बस आप देखिए। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो अभी हम आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये चैप्टर हम आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि आपको यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़े कि हमारे को पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए, मतलब लेस टाइम में। सो फटाफट हम करते हैं इस चैप्टर को। और चैप्टर को करने के लिए हमें सबसे पहला जो पॉइंट्स इसमें आता है वो आता है भाई कि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के दिन में मॉडर्न युग का कल्पना करना बेकार होता है। आप अगर कहते हो कि हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं, आजकल हम शहर में रह रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिसिटी को गायब कर दें तो आपका शहर क्या देहात बन जाएगा, मतलब आपका शहर एकदम से बिल्कुल लूट जाएगा। सो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ना जाने बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम कुछ करते हैं तो पता ही है आपको उसका क्या रिजल्टेंट होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सर्किट, मतलब 3 बातें पढ़ना है, ये तो ध्यान रखिएगा। एक पढ़ना है आपको यहाँ पे सर्किट क्या होता है। सर्किट के अंदर एक करंट पढ़ना है, करंट के बाद आपको चार्ज पढ़ना है। हम तीनों चीज़ बताते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, 3 बातें पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक क्या आता है, सर्किट की जो होता है एक क्लोज्ड पाथ को जहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज फ्लो होता है। मतलब एक क्लोज्ड पाथ कहीं भी हो सकता है, चाहे आपका हाउस हो या कोई सर्किट हो, कोई टॉर्च हो, कहीं पे भी क्लोज्ड पाथ जहाँ पे करंट, जहाँ पे चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, सर्किट के बाद इसके अंदर आता है एक इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, करंट जो होता है वो आपको बता दें कि करंट का मतलब होता है सिंपल आई, मतलब करंट जब बोलेंगे तो करंट समझ जाना कि करंट जब भी बोले तो करंट का मतलब हो जाता है आई। ठीक है, अब आई का मतलब क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। मतलब कह सकते हैं कि जो करंट है उसको हम अगर आई से लिखते हैं, ठीक है ना, तो आई बराबर क्यू बाई टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम करंट। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो 2-3 बात पहले हम देख लेते हैं कि क्या हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखेंगे हम इसके अंदर कि भैया क्या होता है ये मेनली। तो हम ज़रा आपको बता दें इस चीज़ के लिए कि करंट को क्या होता है। जो जो चीज़ बता रहे हैं बस उसको फॉर्मूलाज वाइज आप कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है लिखेंगे करंट। करंट जो होता है इसकी सिंबल है आई। चार्ज फ्लो यूनिट टाइम लिखेंगे, चार्ज फ्लो यूनिट टाइम इज कॉल्ड, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्या मतलब हुआ सर, हमने मतलब किया I बराबर क्यू बाई टी, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। और यहीं पे अगर हम बोलेंगे Q बराबर क्या होगा तो ये चीज़ R&D करना सीखो कि I बराबर क्यू बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, अब इसके बारे में जानना है R&D क्या कहते हैं। ये जो I है वो है करंट, मतलब इसका SI यूनिट क्या हो वो पहले जानिए। SI यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो चार्ज के लिए कूलम्ब का यूज होता है। ठीक है ना भाई, और टाइम के लिए सेकंड का यूज होता है। अब इन सभी बातों को हम जान गए तो समझ गए, अच्छा करंट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम,
मतलब सर अगर चार्ज दिया है तो चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट निकल जाएगा। हाँ जी, यही होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला पहला हुआ और पहले से दो फॉर्मूला बना। अब आता है कि करंट को मेजर करने के लिए जिसमें पढ़ाया गया है वो है आमीटर। तो आमीटर अगर पूछ देता है कि आमीटर क्या है, तो इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस। कैसा डिवाइस? जो मेजर करता है, मेजर करंट। चलिए भाई, डिवाइस है जो मेजर करंट करता है। अब अगर हम कहते हैं कि आई का मतलब करंट, जब ये चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो एक बात और आती है कि जो चार्ज है 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। तो हम अगर कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, तो इसको डिवाइड एक्चुअल किया जाता है 1/6 × 10⁻18, जो को डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन मतलब कूलम होता है। ये वाली बात याद रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, सो पॉइंट याद रखने का है। I बराबर Q/T, Q बराबर I×T याद कर लिए। I का ऐसा यूनिट एम्पियर, Q का कूलम, टाइम का सेकेंड। एक बात जो और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब नोट करो, कॉपी निकाल के, मैंने बार बोला है जब भी आप रिवाइज करो तो कॉपी निकाला करो, और कॉपी पेन के साथ आप लिखते चलोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, इसको हम एम्पियर में करते हैं कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1000 माइक्रो एम्पियर। ये ध्यान रखिएगा, ये भी लाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इतनी छोटे क्वेश्चन नहीं देगा आपको, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब ये बात याद हो गया। अब आइए इस पे कि हम देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। जैसे आपको बोला गया कि चार्ज मानकर चलो, चार्ज जो है 5000 कूलम कहीं पे पास किया गया है 60 सेकेंड के लिए। टाइम कितना है? 60 सेकेंड। आपको ये देखना है कि चलो भैया यहाँ कूलम है, यहाँ सेकेंड है, बिल्कुल परफेक्ट है। करंट बताइए, तो I बराबर Q/T कर देंगे सर। Q की वैल्यू जो है 5000 अपॉन में 60 करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे। जो भी इसका आएगा वो आप एम्पियर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं 6 से, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 से 43, 6 × 48, 2 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 83.33 करके कुछ आंसर आ जाएगा, और इसको एम्पियर में हम कन्वर्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि माइक्रो एम्पियर में दे दिया होता है, जैसे मान लीजिए 5000 या 15000 माइक्रो एम्पियर, चलो तो इसको कुछ नहीं करना है। एम्पियर में चेंज करने के लिए वो क्या करना है, 15000 को पहले 1000 और इंटू 1000 इतने से डिवाइड कर देना, ताकि ये करंट जो है वो चेंज हो जाए। किसमें? जो भी है 3 जीरो तो हटा दो पहले, तो 15 × 10⁻³ लिख देते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, और ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। एंड देन फिर अगर आपको Q निकालना है तो I/T कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा। सिंपल सा इजी ट्रिक्स है, इसके अंदर हमें यही पढ़ना है। तो हम अब देखते हैं कि भैया ये इसके अलावा भी कुछ है क्या, तो देख लो। हमने क्या किया, ये बता दिया आपके पास I बराबर Q/T। ये सर्किट है भैया, पता ही आपको। देखो नेगेटिव चार्ज मतलब इतना कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन में, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये पता है, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया मैंने, हैं। और एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, ये भी बता दिया हमने। मिली एम्पियर के बारे में बात कर लिए, माइक्रो एम्पियर के बारे में बात कर लिए, और क्या चाहिए आपको। और लगभग पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। सो आपको इसमें इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक एमीटर के बारे में बताया, जिसकी सिंबल A पॉजिटिव, अप्लाई यहाँ नेगेटिव, ऐसी वैल्यू हो जाती है। करंट खत्म होता है, ठीक है। करंट के बाद हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, ये तो अभी गो थ्रू जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बता देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ना है। तो हम चलते हैं पहले डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये A है, ये B है। अगर यहाँ से
यहाँ से किसी कुलम्ब को मतलब चार्ज को इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सर वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब इसके बीच में जो वर्क डन होगा सर वही पोटेंशियल डिफरेंस है। यस, उसको पीडी बोलते हैं। उसको हम, उसका सिंबल जो होता है वो वी से, और कह रहा है वर्क डन, यस, और टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज, सिंपल। तो V बराबर तो आ गया W/Q, नॉर्मल सी बात है। अब आता है SI यूनिट क्या होता है, ये देखो SI यूनिट इसका हो जाता है वोल्ट, ये SI यूनिट हो गया, इसका हो जाता है जूल और इसका हो जाता है कूलम्ब। तो हम SI यूनिट भी कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलना ले भैया 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर क्या कूलम्ब, मतलब J पर कूलम्ब। हो गया, आंसर मिल गया। इसको कभी कभी J पर कूलम्ब ऐसे लिख दो या ऐसे माइनस पावर भी लिख देते हैं, तो आप इससे घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, जिसको ऐसे V करके और हमने ऐसा लगा दिया। ये सिंबल आप याद कर लीजिएगा, यह है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर का मतलब होता है जो मेजर करे पोटेंशियल डिफरेंस को, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है। इतने पॉइंट्स था आपके पास, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम्ब, ठीक है। अब V बराबर, आप इसको देखो, इसको RND कैसे करेंगे, V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q, हो गया ना, सिंपल। अब इसको आगे भी कर सकते हैं सर, यस, अभी पीछे से हमने पढ़ा था, अभी करंट बराबर I बराबर Q/T, बिल्कुल। अब Q बराबर I × T, बिल्कुल। अब ये IT हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, VIT, ये W की फॉर्मूला बन सकता है। तो ऐसे आप RND करोगे, इससे बेनिफिट आपका होगा, राइट। सो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इतना है, और पता ही चल गया। डिफिनेशन आपको बता देते हैं कहाँ पे है, डिफिनेशन याद करके आप इसको देन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, देखो भाई ये रहा 1 वोल्ट, बता दिया आपको, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये वाला डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट वर्क टू द मूव इनटू चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, V बराबर W/Q। तो ये हमने बता दिया आपको, वोल्ट इसका SI यूनिट होता है, बाकी SI यूनिट भी हमने बता दिया है। तो आपको इतना ही करना है। लास्ट टाइम में तो खैर इससे भी ज़्यादा, अभी लास्ट में जब आएंगे 5 मिनट में पूरी चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा आपका। तो हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें इतना फॉर्मूला याद करना है। सर्किट डायग्राम में ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक सेल को दिखाने के लिए ध्यान दो। दिस वन इलेक्ट्रिक सेल, क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल। जब इसको 2-3 जब मिला देंगे तो ये बन जाता है बैटरी। ये ओपन स्विच होता है, मतलब अभी ऑफ है, और जब इसमें हम ये लगा दिए तो ये क्लोज स्विच होता है। ये ज्वाइंट ऑफ द वायर है, वायर ज्वाइन करने के लिए। ये अगर वायर जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रही होती है तो पता चलता है वायरिंग में कि भाई यहाँ पे वायर क्रॉस कर रहा है, जिससे पता चल जाए अगले इलेक्ट्रिशियन को कि वायर क्रॉस हो रहा है, शॉर्ट सर्किट होने की यहाँ पे चांसेस बनता है। तो उसके बाद ये बल्ब को दिखाते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये रेसिस्टेंस को दिखाते हैं, ये जो होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब अपने अकॉर्डिंग वो रेसिस्टेंस जनरेट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग वो रेसिस्टेंस अलग अलग वैल्यू जिसकी होती है। एमीटर बता चुके हैं, वोल्ट मीटर बता चुके हैं। ये ऐसे डिवाइस है, ये ऐसे सिंबल है जो हम किसी भी वायरिंग में यूज़ करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान कर चलो कि आपने बड़े सा 5 स्टार होटल बना लिया, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अलग रूम होता है। सभी जगह अगर सब चीज़ जाता है तो कहाँ से कौन सा रूट है, अगला मान लो मिस्त्री या वो जो वायरिंग किया हुआ इंजीनियर है वो नहीं रहेगा, दूसरा इंजीनियर आएगा, तो उससे उसको पहचान मिलती है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है। अब आता है आपके पास ओम्स लॉ। लॉ क्या है ओम्स लॉ? कहता है कि कोई भी सर्किट बना लो, कोई भी सर्किट बनाओ। कैसे सर्किट बनाना है, देखो सर्किट बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट बना लिए, स्विच बना लेते हैं, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हम एक बल्ब बना लेते हैं, ठीक है, ये बल्ब ऐसे है, अब करंट ऐसे जा रही है। अब कह रहा है इससे कोई करंट हम फ्लो कराते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बस इतनी बात बोला है कि व्हेन अ करंट पास थ्रू एनी सर्किट देन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बातें आपका लिखा हुआ है, तो ये बातें आप देख लीजिए इसके अंदर, यही है, ये इसकी ग्राफ है, ये जो उसने बोला है, जर्मन साइंटिस्ट था, है ना, फिजिस्ट था, जो ओम उसका नाम था, साइमन ओम, बेचारा अपने नाम से ही इसका रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी डाल लिया था। और कह रहा ना कि द फाउंडेड रिलेशन बिटवीन द करेंट आई फ्लोइंग टू द मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end is given metallic wire in electric circuit directly proportional to the current flowing। मतलब किसी सर्किट के अंदर अगर आप करंट को फ्लो करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। हम आप इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कैसे समझेंगे, ऐसे। तो आइए इस बात को समझते हैं। उसने क्या बोला कि किसी सर्किट से अगर करंट फ्लो कराते हैं तो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब क्या है, इसको हटाने के लिए उसने क्या किया, इक्वल लिया और R रख दिया यहाँ पे, मतलब बन गया V इक्वल्स टू आई आर, एक फार्मूला बना लिया इसने, ठीक है। तो करंट क्या होगा यहाँ पे भैया, V बाई आर, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये ध्यान रखिएगा। और R क्या होगा, V अपन में I, ये 3 ओम्स लॉ से फार्मूला बनता है, ठीक है, ओम्स लॉ से फार्मूला बनता है। यहाँ पे R क्या है, R इज रेसिस्टेंट कांस्टेंट, इज रेसिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। आर का एसआई यूनिट, अब नया चीज़ आ गया, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम, ओम सिंबल उसने लिखा, इसी का नाम है ओम, ठीक है ना भाई। कोई कहेगा 1 ओम इक्वल्स टू क्या होगा, तो बोलेंगे 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, मतलब V पर एम्पियर इज 1 ओम, ठीक है। ग्राफ इसका कैसे होता है, ये ग्राफ है ओम्स लॉ का, V यहाँ रखो, I यहाँ रखो, या I यहाँ रखो, V, ग्राफ ऐसा बनेगा सीधा, जैसा ही बने ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा सोया हुआ बने, लेकिन सब ओम्स लॉ का ग्राफ है। अब आपको हम ये बता दें कि ओम्स लॉ का ग्राफ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि आपका ग्राफ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा ओम्स लॉ का ग्राफ है, ऐसा दे देगा, ठीक है, ऐसा दे देगा। तो आप जो ऐसा दिखे वो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जांपल लेके बोलेगा कि आप बताइए एक शेड्यूल्ड ग्राफ बना के खुद दिखाओ, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपने आप से एक ऐसी टेबल ले लेना और इसमें वैल्यू रख लेना, कुछ एक V रख लेना, एक I रख लेना, ठीक है, और इसको रेशियो में रखना है, सेम रेशियो में। जैसे कि अगर इसको 1 रखा तो आप इसको 2 रख दीजिए, इसको 2 रखा तो 4 रख दीजिए, 3 रखा तो 6 रख दीजिए अपने से। अगर आपको वोल्टेज जो छोटा सेल होता है इस तरीके का, ये सेल का अगर आपको पावर पता है तो पावर लगा लेना, मेजर कर लो, एक्टिविटी के अंदर से आता है। लेकिन ग्राफ आप इसका बनाओगे तो इसका ग्राफ भी इसी तरीके का बनेगा। तो जब शेड्यूल्ड आए तो इस तरह से, अगर गिवन वैल्यू है चेक करो कि ये ओम्स लॉ पे वेरी करता है, तो ऐसे कटिंग करके देख लो, बिल्कुल इक्वल है। अगर ना आए इक्वल, डेसिमल भी पूछ देता है तो वहाँ बोल देना नो, नॉट डिपेंड ऑन द ओम्स लॉ। क्लियर होगी बात, यस। तो हम ओम्स लॉ से ऊपर चलते हैं, ऐसा यूनिट भी इसका क्लियर हो गया। तो हम फाइनल एक बात यहाँ देख लेते हैं, करंट के लिए I बराबर हो गया Q बाई टी, एक फॉर्मूला पर है, V बराबर हो गया W बाई Q एंड V इक्वल्स टू हो गया आई आर। 3 रिलेशन हमने पढ़ा और इसके ऊपर R&D करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। इसका ऐसे यूनिट फिर से एक बार रिवाइज, एम्पियर, कूलम, सेकेंड, वोल्ट, जूल, कूलम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। कितना आसान है, बार बार पढ़ोगे, लिखोगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं, चैप्टर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट जो है वो देखिए हमें पढ़ना क्या है। पहले वहाँ पे चलते ताकि आपको एनसीईआरटी से पता चले कि हमने क्या कवर अप कर लिया, क्या नहीं किया। इसलिए अभी बोर्ड के टाइम में ज़्यादा घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं, एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ हमने कर लिया है, ठीक है। अब आता है फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स।
इसके अंदर सारी चीज़ें दिया है कि भाई रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, ये वाली बात बताया है। आपको लिखना है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर। द फैक्टर इज व्हाट? द फैक्टर इज सबसे पहला लेंथ। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखो ये लिखा हुआ है पहला लाइन। दूसरा, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली में 1/a आ गया, ये दूसरी पॉइंट, ये वाली बात है। और जब ये दोनों को हम एक साथ रखें तो हमारा बन जाता है ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लेंथ L/a। अब इसको हटाने के लिए हमने इक्वल लगाना है, R इक्वल्स टू यहाँ जो दिया गया रो L/a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लीजिए, 2-3 बार लिखिए, 2-3 बार करके देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको बोलते हैं रो। ये देखो RH लिखा हुआ है ना, ये रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इट इज ए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, आप ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर आप आयरन वायर से, किसी बैटरी से कोई बल्ब जलाने की कोशिश करोगे तो बहुत कम वोल्टेज होता है उसके अंदर। कॉपर वायर से देखो अलग वोल्टेज होगा, एल्युमिनियम के वायर से देखो अलग वोल्टेज होगा। तो ये रेसिस्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर। अब आता है इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। आर का तो ऐसा यूनिट क्या है? आर का ऐसा यूनिट बनाओ ओम। इसका आता है ओम मीटर। क्या आता है? ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी का। एरिया का तो आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का होता है मीटर। तीनों मिला दिए तो हो गया रेसिस्टिविटी, किसी ऑब्जेक्ट की रेसिस्टिविटी का मतलब ऐसा यूनिट। तो हम यूँ चलते हैं, ख़त्म हो गई ये पॉइंट बिल्कुल। अब हमारे पास अगर हम कहते हैं कि सर एक बार अगर हम उस तरीके से देख ले कि भैया हर एक चीज़ की, देखो इसमें वायर दिया हुआ है, हर एक की रेसिस्टिविटी अलग अलग है, हर एक की रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। ये याद करने मत बैठ जाना, ज़रूरत नहीं। अगर क्वेश्चन आ गया तो इसके ऊपर देंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने जो पूरा पढ़ा उसके हम एक जगह फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो इस चीज़ को याद करने के लिए। हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा करंट का, I बराबर Q/T। तो Q बराबर I × T। ठीक है सर। V बराबर W/Q, W बराबर V × Q। इसके बाद हमने पढ़ा V = IR, I बराबर V/R। ठीक है ना, और R बराबर V/I। ठीक है, ये था ओम्स लॉ। अब हमने पढ़ा कि सर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। हाँ जी सर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। बिल्कुल। टेम्परेचर और प्रेशर कभी कभी अलग अलग दे देगा, तो इसे घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए सर। बिल्कुल कर दिया, ये लो। अच्छा, अब इसको हम = के लिए इसको हटाने के लिए रखा है, बिल्कुल लो रख दिया। एक तो ये बन गया, और जब हम रो निकालेंगे ये वाला तो ये RA/L बन जाएगा। कितना महान फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ओम मीटर होता है। कैसे होता है वो ज़रा यहाँ देखो। रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ख़त्म हो गई तो क्या बन गया? ओम मीटर। तो आप खुद भी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये याद करना बहुत आसान है, R&D करो इसको यार। I बराबर Q/T, Q बराबर I × V बराबर W/Q, है ना, W बराबर V × Q। इसके बाद V बराबर IR, I बराबर V/R। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने बोला था न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला पे, नहीं तो मैं सारे न्यूमेरिकल जो भी पूछे जाने वाले हैं उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगर इसको सॉल्व करने पड़े तो लॉन्ग हो जाएगा। सो पहले कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। अभी के लिए आपको ये समझना है कि रेसिस्टर को ज्वाइन करने के लिए 2 तरीका होता है, एक पैरेलल सीरीज और दूसरा जो होता है सीरीज में होता है।
हमारे घर में जो वायरिंग है वो पैरेलल में है, ठीक है। तो दो तरीके से रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस अगर हम देखें तो दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन टू ज्वाइन। तो ज्वाइन करो, बहुत आसान है। ये देखो, ये देखो, बिजली की लड़ियाँ लगाए हो ना, ये वाला जो ज्वाइनिंग होता है ये इन सीरीज होता है। क्या होता है? इन सीरीज। इन सीरीज में ज्वाइनिंग कर दी है हमने, यस। ये रेसिस्टेंस R1, R2 और ये R3, इसी तीन रेसिस्टेंस को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें, दिस वन, तो इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल ज्वाइनिंग, ठीक है। जब हम पैरेलल ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है ना, तो क्या दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आती है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आती है। इसके अंदर 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आती है। ये कैसे आती है वो तो हम देख ही लेंगे। ये R1, R2, R3, फ़र्क क्या है? इसमें करंट अलग अलग जाता है, I1, I2, ठीक है, I3, और इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इनके अंदर भैया अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देख लो V2, ये यहाँ से V3, यही फ़र्क है, लेकिन करंट सेम होता है। I इसी से जाएगा, इसी से जाएगा। तो बात समझिए, इसलिए दीपावली की जो वायर देखते थे पहले, उससे करंट एक ही फ्लो होता था। अगर एक बल्ब यहाँ से फ्यूज हो जाता था तो बाकी भी नहीं जलते थे। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, वायर की देखेंगे लपेटा होता है तो वो भी पैरेलल बना देता है। अगर कोई बल्ब ख़राब भी हो गया तब भी जलता रहता है। अब आता बात, यहाँ पे करंट डिफरेंट, यहाँ पे करंट सेम, तो इसकी ज़रूरत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो निकालने का तरीका है ये भी बहुत आसान है। अगर कहोगे तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन प्रूफ करना नहीं पूछा जाता। कहते हो तो हम साइड में प्रूफ कर देते हैं। पहले सीरीज को प्रूफ करेंगे। ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यहाँ करंट अलग अलग। देखो घर में एसी चलाते हो ना, घर में एसी भी, पंखा भी, 5 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब अपने अकॉर्डिंग एनर्जी लेता है, हीटर अलग लेता है। तो ये सब पैरेलल सीरीज की बात होती है। पैरेलल के अंदर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अभी हमें यही समझना है, डिफरेंसेस समझ लेने हैं, वैल्यूज़ हमें निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा हो गया है ना, इतने याद रखने। अभी अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब आता है, ये देखो निकालने का तरीका है। तो अगर आप कहोगे तो हम ये निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम इसके आगे जो क्वेश्चन है ये पैरेलल सीरीज में है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे पूछती है वो भी एक बार देख ही लो। कहो ये सर आपने बताया नहीं, तो ये बात हम नहीं करते, हम बता ही देते हैं। देखिए, आप अगर कहते हो कि रेसिस्टेंस यूँ ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये R1 है, R2 है, R3 है। अब यहाँ पे करेंट मतलब V अलग जा रहा है, V1 है, तो हम V बराबर क्या होता है? IR। तो हम लिख देंगे V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। और जब टोटल V निकालेंगे तो V1, V2, V3, ये सब याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा यूज होगा ये। तो इसके बाद V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1, IR2, IR3, मतलब V1 बराबर IR1, IR2, IR3। तो I कॉमन ले लीजिए, R1, R2, R3। तो यहाँ V IR रख देते, I से I कट गया, R इक्वल टू हो गया R1, R2, R3। ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये हमारा निकालने का तरीका हो गया। इसी में अगर हम पैरेलल वाली बातें करते हैं तो ये लो, इसमें 3 अलग अलग, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग है, I1, I2, I3। समझ रहे हो ना, निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला याद कर लो। अब अगर हम कहते हैं कि I अलग है तो I बराबर तो V/R, I1 V/R1 है ना, फिर I2 यही चीज़
V/R2, I3 V/R3। अब तीनों को अगर प्लस कर दे I1 I2 I3, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं V/R, ये होगा V1/R1 है ना, V/R1 प्लस V/R2 V/R3, V कॉमन ले लेना भैया, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते चलो, बोल रहे हो उसके अंदर V से V काट देना तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R 1/R 1/R1 1/R2, वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो सिर्फ आपको याद करने के लिए वो फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए पेपर के टाइम में। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना जानिए, कहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो भी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ये सब न्यूमेरिकल में है, न्यूमेरिकल का चीज़ है, एक पर एक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला के साथ करेंगे। ठीक है ना, अब आइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी इसका नाम दिया जाता है, यहाँ पे है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आपको करना क्या, देखो आप कहना कि हीट, जैसे आयरन आप लगाते हो ना, आयरन में हीट कब प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है सर, हीट प्रोड्यूस होता है पावर को अगर सम टाइम सप्लाई करते हैं, तो पावर इनटू सम टाइम सप्लाई। अब P बराबर पावर हो गया, P हो गया। अब P बराबर होता है पावर, मतलब V इंटू आई, पावर जो होता है P बराबर W/T। कोई कहता है ना कि पावर किसके पास ज़्यादा है, तो किसी काम का चैलेंज दे देते हैं कि कोई वर्क डन खास टाइम में जो जल्दी कर ले उसका पावर ज़्यादा है, तो पावर को हम वर्क डन और टाइम से कंपेयर करते हैं। तो P जो हो जाएगा W/T बन गया, मान के चलो T से T काट दिया, तो प्रूफ हो गया कि H जो है W के बराबर है। इससे साफ पता चला कि जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ हीट भी जूल हो गया, जूल दोनों का, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात देखिए कि जब H बराबर W हो गया ना, तो W बराबर V इंटू क्यू बन जाता है। अब V बराबर IR पीछे के फॉर्मूला से, और Q बराबर I इंटू टी। I अगर ज्वाइन हो गया तो क्या बन गया, I² RT। कितना बढ़िया सा हीट, ये लो, क्लियर हो गया। तो H बराबर I² RT, तो आप कह सकते हो कि देखो हीट जो है स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिखा होगा, देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, याद कर लेना है। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस R के, और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्ड पॉइंट। बस इतना याद कर लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट खत्म हो गया। लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, क्लियर हो गया, पीछे के फॉर्मूला से प्रूफ किया। कहना H पावर सप्लाई टाइम, P कौन वर्क टाइम में कम कर लिया, T से T काटो, W बराबर V इंटू क्यू, V बराबर IR पोटेंशियल डिफरेंस से, Q बराबर IT करंट से, दोनों को मल्टीप्लाई किया I² RT। क्लियर हो गया ना बात, ओके, समझ आ गया, हो गया सर, हो गया। तो हम अब यहाँ पे ये क्लियर कर लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन से कराएंगे, क्वेश्चन के लिए टेंशन ना लो, क्वेश्चन का पूरा डाल देंगे ताकि आपको याद हो जाए, मेन क्वेश्चन डाल देंगे जो पूछे गए हैं। अब आता है प्रैक्टिकल अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आपको पता ही है कि आप जो बल्ब यूज़ करते हैं उसमें टंगस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन है, ये टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है ये भी आपको पता है कि बल्ब के फिलामेंट में, क्यों, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इस कारण से। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई टंगस्टन यू यूज़ फॉर द फिलामेंट, तो बिकॉज इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3380 है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हो गया किसी भी चीज़ में। अब कह रहा है एक चीज़ यहाँ से, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का मतलब जो आपके सर्किट को सेव करता है। ठीक है, आजकल तो MCB चल गया है, पहले फ्यूज़ लगता था। तो फ्यूज़ आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो ऐसा करके होता था, और इसके अंदर ऐसे पॉइंट होते थे, और इसमें वायर ज्वाइंट होती थी, और इसको लगाया जाता था किसी वाल्व से। तो ये डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अलग अदर डिवाइस को बचाता है। इसकी पावर अलग अलग होती थी, है ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का मतलब करंट कितने एम्पियर का पास हो सकता है। अगर मान लो तुम 1800 वाट यहाँ पे खींच रहा है और
और नॉर्मल इसमें लगा दिया तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तुरंत सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए अलग अलग डिवाइस के अंदर भी पीछे आप देखोगे हर एक डिवाइस में अलग से लगा होता है और आपकी वायरिंग के सर्किट में भी अलग से लगा होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक इलेक्ट्रिक पावर की बात है, तो अभी हमने पावर की बात किया है कि पावर होता क्या है। तो अभी मैंने बता दिया कि पावर जो होता है वो कौन ज़्यादा वर्क करे कितना कम समय में। W बराबर V इंटू क्यू अपॉन में T, Q बराबर सर आई टी, नीचे में रख दिए T, तो T से T कट गया तो हो गया ना V इंटू आई। हाँ वेरी गुड, तो P बराबर V इंटू आई होता है और यही होता है पावर। हाँ तो V इंटू आई भी लिख दिया और फिर V के जगह पे आई स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि V बराबर जो होता है V इक्वल टू आई आर होता है। अब पहले से एक आई है तो आई स्क्वायर हो गया ना, आई स्क्वायर आर है, और आई के जगह पे फिर V बाई आर होता है। तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये आर खत्म हो गया तो V स्क्वायर बाई आर बन गया ये देखो। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, ये भी ध्यान रखना। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर, वाट। वाट स्मॉल यूनिट होता है। सो 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 किलोवाट जो होगा, 1 किलोवाट जो होगा ना, वो 1 किलोवाट जो होता है 1 kW, 1000 वाट। तो यहाँ से आपके घर में जो बिजली बिल जो होता है ना उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 1 किलोवाट 1000 वाट और आवर को बदल दिया सेकेंड में, तो 60 इंटू 60, तो ये बन गया 3600 सेकेंड, है ना। तो यहाँ घबराना नहीं है। अब फिर इस सभी जीरो को हटा के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दिया तो 10 के पावर 6 बन गया। तो अगर हम कहते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। ये आ गया। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा कि हम अपने घर की बिजली बिल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सारे बिजली बिल निकालने का ये हम इस पे एक न्यूमेरिकल का अलग से बनेगा। अभी हमने जो पढ़ा उसको एक बार अगर आपने मेमोराइज कर लिया तो समझो आपका पूरा तैयारी हो गया। तो हमने जो पढ़ा अभी तक वो करंट, तो हम एक एक फॉर्मूला लिखते चलते। करंट पढ़ा सर आई बराबर Q बाई टी, ओके, Q बराबर I इंटू टी, यस। V बराबर W बाई क्यू, हाँ जी, तो W बराबर V इंटू क्यू, बिल्कुल ठीक। V इक्वल टू आई आर, I बराबर V बाई आर, बिल्कुल ठीक। इसके बाद R पर, R बराबर रेसिस्टिविटी L अपॉन में A, और रेसिस्टिविटी बराबर RA अपॉन में L। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन लेंथ इज डबल, रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन एरिया इज डबल, रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन एरिया इज हाफ, रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल का एक अलग बनेगा, ठीक है। तो ये आप क्या करो, 10-12 पेज में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्वेश्चन करो, असाइनमेंट करो, फॉर्मूला करो, ताकि आप पूरी तरीके से इसको रट जाओ। इसके बाद हीट के बारे में पढ़ा हमारा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये पढ़ा। ये कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया। और लास्ट में P बराबर V इंटू आई पढ़ा, आई स्क्वायर आर पढ़ा, या V स्क्वायर बाई आर पढ़ा। ये सब कैसे आया वो हम आपको पीछे बता दिए। तो ये तीनों फॉर्मूला ही हम करते हैं। पावर का ऐसे यूनिट, सबका ऐसे यूनिट एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये वाला एम्पियर, ये वाला सॉरी ये कुलम्ब, ये एम्पियर, ये वोल्ट है, ये जूल, जूल के बाद ये कुलम्ब, वी आर, ये भी क्लियर, आर का ओम है ना, ये आ गया ओम मीटर। तो सारे आपको पीछे बता दिए। इतनी सारी फॉर्मूला है, इसको बार बार 2 बार 3 बार इधर उधर घुमा के लिखो, आपको क्लियर याद हो जाएगा। फिर आप आंख बंद करो और उसको पढ़ना। क्या पढ़ना, करंट I बराबर Q बाई टी, Q बराबर I इंटू टी, V बराबर W बाई क्यू, W बराबर V इंटू क्यू, V बराबर आई आर, I बराबर V बाई आर, R बराबर V बाई आई, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आपको पढ़ना है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। तो R बराबर रो L बाई ए, एंड रो इक्वल टू RA अपॉन में L। फिर करना है हीटिंग इफेक्ट H, H बराबर हमारा आ जाएगा
I स्क्वायर आर टी। हाँ, ये जूल्स लॉ ऑफ हीट में, फिर आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, आर मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, टाइम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जितना ज़्यादा टाइम करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा हीट। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट का मतलब ये होता है। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा जो रह गया रेजिस्टेंस ज्वाइनिंग का, R1 R2 एंड R3, ये वाला फॉर्मूला, ये सीरीज के लिए है। पैरेलल के लिए हम 1/r पर है, 1/r1 प्लस 1/r2 एंड प्लस 1/r3। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों के ऊपर रेसिस्टेंस हम पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा, ज़्यादा नहीं कराएंगे क्वेश्चंस, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 15, बस 15 क्वेश्चंस अगर आपको आते होंगे उसके अंदर तो 100% है कि आप सारे क्वेश्चंस इसके कर जाएंगे। ठीक है, सो आपको पता चल गया, सारी पॉइंट्स आपको पता चल गया क्या क्या करना है। मेनली यही पॉइंट्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 कॉन्सेप्ट है। 10 पेज कम से कम लिख के ख़त्म कर दो। आज ही उठो, उठ के 10 पेज लिखो। ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा कि ऐसे बुक ऐसे पकड़े हुए हैं और सो के हम लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ के बात को, रजाई छोड़ो, 1 घंटे बैठना है, टेबल पे बैठ के पढ़ो। अगर वहीं पे बैठ के पढ़ो तो पीछे तकिया लगाओ, आराम से बैठो, लिखना शुरू करो। 4 5 7 बार 10 बार लिखोगे तो 100% है कि आप अगले दिन करंट के हर एक टॉपिक्स क्लियर कर चुके होंगे। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बने रहिए और तैयारी करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।